खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज के इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू के सबक इम्तिहान की तैयारी का। सबक इम्तिहान की तैयारी को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया था हमारे मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में। दूसरे हिस्से के अंदर जो दूसरा वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी सबक इम्तिहान की तैयारी के बारे में, कि सबक इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए। वो आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा वो, कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने हमें इम्तिहान की तैयारी किस तरह से करने के लिए कहा है और किस तरह से आपने इम्तिहान की तैयारी की थी, इम्तिहान दिया था। अब हम बात करते हैं मश्क़ी सवालात की। वीडियो के इस हिस्से के अंदर हम अपने सवालात की मश्क करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम मश्क़ी सवालात। मश्क़ी सवालात के अंदर हमारा पहला सवाल है, सबक इम्तिहान की तैयारी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। बहुत आसान सवाल है बच्चों, इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए और आप सबको पता ही होगा। इसका जवाब है, सबक इम्तिहान की तैयारी के मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ये आपको याद करना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर लेना है इसको साथ के अंदर। दूसरा आपका सवाल है, फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? कहाँ आप पैदा हुए थे और कौन सा सन था? तो बच्चों, इस सवाल का जवाब भी आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि हम इसका मुताला पहले वीडियो में कर चुके हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1884 ईस्वी में बामुकाम दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई थी और सन था आपकी पैदाइश का 1884। इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे सवाल की जानिब। तीसरे सवाल के अंदर निसाबी किताब हमसे पूछ रही है, इम्तिहान में कौन सी 2 सूरतें होती हैं? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इम्तिहान के अंदर 2 ही सूरतें होती हैं, या तो फेल या पास। तो इस सवाल का जवाब है, इम्तिहान में 2 ही सूरतें होती हैं, या तो फेल या पास। जब आप इम्तिहान के लिए बैठते हैं तो हमें इम्तिहान देने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। वहाँ 2 काम के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होगा, या तो आप फेल होंगे या आप पास होंगे। पास हो गए तो आप अगली क्लास में, और फेल हो गए तो अगले साल फिर उस क्लास में दोबारा आपको एग्ज़ाम देना है। तो फ़रहतुल्लाह बेग ने इम्तिहान के बाद 2 ही सूरतें बताई थी कि या तो आप पास होंगे और या फिर आप फेल होंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए और खुशी खुर्रम से एग्ज़ाम अपना इम्तिहान को देना चाहिए। चौथा हमारा सवाल है, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन इम्तिहान से मुतालिक क्या कहा करते थे? आपके वालिदैन, वालिद और वालिदा, आपके जब इम्तिहान की तैयारी करते थे तो आपसे कुछ बात कहा करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिर्ज़ा साहब किस तरह से तैयारी करते हैं, बेग साहब कैसे तैयारी करते हैं, कि वो अंदर सोते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। तो वो दिखावे के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सो रहे थे अंदर। तो उनके वालिदैन ये सोचते थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा थक जाता होगा, परेशान हो जाता होगा। तो आपके वालिदैन आपको कहते थे, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, आपसे आपको पढ़ने के लिए मना करते थे कि बच्चे आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, थक जाते होगे, सेहत ख़राब हो जाएगी आपकी, तो आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई ना किया करो, आराम ज़्यादा किया करो। अगला सवाल है, फ़रहतुल्लाह बेग ने लॉ क्लास का कोर्स किस तरह पूरा किया? आप सबको पता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपना लॉ क्लास का कोर्स कैसे पूरा किया था, किस तरह से वो कॉलेज जाते थे, कैसे वो कॉलेज की हाज़िरी पूरी करते थे, और वो किस तरह की उन्होंने वहाँ पर टाइम को अपने बर्बाद किया या काम लिया, वो आपको पता है। मैं आपको बता दूँ एक बार उनके बारे में कि फ़रहतुल्लाह बेग ने लॉ क्लास का कोर्स 2 साल में पूरा किया, लेकिन सही तरीके से कभी भी आपने क्लास नहीं ली और बड़ी ही लापरवाही से आपने कोर्स पूरा किया। कैसे कि शाम को जब टहलने जाते थे और टहल कर जब आते थे तो क्लास में आपने कहा था कि मैं झांक लेता हूँ कि क्लास में क्या चल रहा है, और आपके मुंशी साहब दोस्त थे ही, तो वो आपकी हाज़िरी भी मुकम्मल कर देते थे और जो लेक्चरर थे उनके सामने उनकी कमी पूरी कर देते थे। तो बड़ी ही लापरवाही से आपने कोर्स को पूरा किया था, अपने लॉ क्लास को। आपने कभी भी सरदर्द नहीं लिया कि मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे इम्तिहान के लिए तैयार होना चाहिए।
छठे सवाल के अंदर हमारे किताब हमसे, निसाबी किताब हमसे पूछ रही है कि फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद साहब क्यों खुश थे जब उनके बेटे ने वकालत में एडमिशन ले लिया, दाखिल हो गए वकालत के कोर्स के अंदर। तब आपके वालिद साहब बहुत खुश थे कि मेरा बेटा वकील बनेगा और बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। इसका जवाब है बच्चों, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद इसलिए खुश थे कि वो सोचते थे कि उनके बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। जबकि उनके बेटे ने कानून इसलिए लिया था क्योंकि इसके अंदर 2 साल तक परीक्षाएं नहीं थी, कोई भी इम्तिहान नहीं था और 2 साल तक उनको खूब आराम करने का मौका मिलने वाला था। इसीलिए आपने लॉ क्लास में दाखिला लिया था। तो फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद इसलिए खुश थे कि वो सोचते थे कि उनके बेटे को कानून का शौक़ हो चला है और वो वकील बनकर नामवर होगा और बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। वो सोचते थे कि उनका बेटा बड़ा मशहूर वकील बन जाएगा और फिर बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा, वकीलों को परेशान करेगा, खूब केस लड़ेगा मेरा बेटा। सातवां जो सवाल है हमारा, इसके अंदर हमारी निसाबी किताब हमसे पूछ रही है कि फ़रहतुल्लाह बेग ने वालिदैन से क्या तकाजा किया। फ़रहतुल्लाह बेग ने वालिदैन से क्या तकाजा किया। ये कब की बात है बच्चों कि जब फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदैन आपसे एग्ज़ाम देने के लिए कह रहे थे कि आप इम्तिहान दो। ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे इम्तिहान नहीं देना, मैं इम्तिहान नहीं दूंगा, तैयारी नहीं है पढ़ा। तो जब आपको टाइम टेबल आ गया, आपका वक्त आ गया इम्तिहान देने का, तब आपके वालिद साहब आपके पीछे पड़े कि नहीं अब तो एग्ज़ाम देना है। तो आपने बहाने बना रहे थे तरह तरह के कि नहीं मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं पढ़ाई नहीं हुई मेरी। तो फिर उन बहानों में से एक बहाना ये था फ़रहतुल्लाह बेग का कि आपने अलहदा कमरे का तकाजा किया। आपने कहा कि नहीं, मेरी तो साथ में पढ़ाई नहीं होती, घर में बाल बच्चों की गड़बड़ खूब है, खूब उधमधाड़ करते हैं ये बच्चे और शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे आपको क्या करना है कि अलहदा कमरा देना है अगर मुझे पढ़ाई करनी है। ये आपका एक हीला था, जो हीलों के बारे में हम बात कर रहे थे, एक बहाना था कि जैसे तैसे बला टले और पढ़ना नहीं पड़े। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 8 है, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ है। ये बात किसने कही? जब फ़रहतुल्लाह बेग तैयारी नहीं कर रहे थे, एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो कहते थे कि इम्तिहान मैं बैठ तो जाऊंगा लेकिन मैंने तैयारी नहीं की और मैं पास नहीं हो पाऊंगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी। तब आपके वालिद साहब जो है उनसे समझाते थे, उनको कहते थे कि अगर अब तो तैयारी की है, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे ने खूब पढ़ाई की है, खूब रात और दिन मेहनत की है। मेरे बच्चे ने लगातार अंदर कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई करता था, कभी वो बाहर नहीं आता था, रात भर जाग कर पढ़ाई करता था। तो जब उनके वालिद साहब को ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा तो सही है, अच्छा पढ़ता है, तो ये कहते थे कि जब आपने इतनी मेहनत की है तो आप तो इम्तिहान दो। फरहत साहब से कहते थे आपके वालिद साहब कि इम्तिहान दो, पास होना या ना होना, कामयाब होना या ना होना, ये खुदा के हाथ है। तो ये बात आपसे, कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ है, ये बात आपसे फ़रहतुल्लाह साहब से आपके वालिद ने कही थी। आपके वालिद ने कही थी और ये इसलिए कही थी ये बात कि आप जो है इस वीडियो को, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से उठकर आए हैं सवालात, इनके जवाब वहीं से आपको मिलेंगे उस वीडियो से ही। मैंने पूरा का पूरा पिछले वीडियो के अंदर जो अपने सबक का था, सारे इनके जवाब वहाँ पर समझा चुका हूँ आपको। इसलिए हम इसको रवानी में ले रहे हैं कि आपके वालिद ने आपको इसलिए कही थी क्योंकि आप इम्तिहान नहीं दे रहे थे और इम्तिहान के लिए बैठना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके वालिद साहब को लगता था कि आपकी तैयारी मुकम्मल है। तो उन्होंने कहा, आपके वालिद साहब ने आपसे कहा कि इम्तिहान तो दो, पास होना है ना होना तो खुदा के हाथ की बात है, ये तो अल्लाह जो करेगा वो होगा, बाकी तुमने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है, पूरी मेहनत आपने की है। अगला हमारे सवाल के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला सवाल है, सबक इम्तिहान की तैयारी का मतलब अपनी ज़बान में लिखो। ये आपको अपनी ज़बान के अंदर लिखना है कि इम्तिहान की तैयारी के अंदर कि किस चीज़ के बारे में फ़रहतुल्लाह बेग ने हमें बताया है। फ़रहतुल्लाह बेग ने कैसे इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताया और वो क्या करते थे अपने बारे में, उनकी खासियत के बारे में कि उन्होंने क्या किया। रात को वो लैंप जला के सो जाते थे या क्लास में पूरी तरह नहीं जाते थे, हाज़िरी किसी और से लगवाते थे, वो सब आपको क्या समझ में आया वो आपको अपनी ज़ुबान में, अपनी नोटबुक में नोट करना है। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसका जवाब लिखा है यहाँ पर कि सबक इम्तिहान की तैयारी में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग तलबा को सलाह देते हैं कि वो इम्तिहान से घबराए नहीं,
वो कहते हैं कि इम्तिहान में दो ही सूरतें होती हैं, फेल या पास। ये ख़ास बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि मिर्ज़ा साहब ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम इम्तिहान देते हैं तो उसमें दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप फेल होगे या आप पास हो जाओगे। तो उससे घबराना कैसा इम्तिहान से? फेल या पास तो हमेशा होता है, हमेशा आप या तो फेल होते हो या पास होते हो। तो आप इम्तिहान को इतना सरदर्द क्यों बनाते हो, सर पर बोझ क्यों बनाते हो? यही बात आपको मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने कही या उनको समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि इम्तिहान में दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप फेल होते हो या आप पास होते हो। इस साल अगर फेल हो गए तो अगली बार पास हो जाओगे। मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं कि अगर आप दो सूरतें हैं, या तो फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो। तो अगर फेल हो गए आप तो घबराने की क्या बात है? अगर इस साल फेल हुए तो अगले साल फिर एग्जाम दे देना। कितने मज़ाही अंदाज में संजीदा बात कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारे साल बर्बाद हो जाएंगे, हमारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसी साल मेहनत करनी है, इसी साल तैयारी करनी है, इसी साल। ये तंज और मज़ा की यही खासियत होती है कि आपको इस तरह से बात समझाई जाती है कि आपको लगेगा कि हंसी की बात हो रही है, यहाँ पर आपको मज़ा आ रहा है, हंसने की बात हो रही है, मजाक हो रहा है। लेकिन सही मायनों के अंदर ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है, बहुत ही संजीदा बात है कि हम तैयारी नहीं करते हैं, एग्ज़ाम को इम्तिहान की तरह नहीं लेते हैं, उसके अंदर हम घबरा जाते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हमें अपनी घबराहट से, अपनी चिंता से, अपनी टेंशन से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम वक्त पर इम्तिहान की तैयारी करें और सही तरीके से इम्तिहान को दें, पूरी की पूरी क्लासों के अंदर जाएं, लगातार अपनी पढ़ाई करें और अपने आप को तैयार रखें कि जब भी आपका इम्तिहान हो तो आप आसानी से इम्तिहान को पार कर लें। तो वो कहते हैं कि इम्तिहान की सूरतों के अंदर कि अगर आप इस साल फेल हो गए तो अगले साल पास हो जाओगे। और फिर वो अपनी पढ़ाई की मिसाल देते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की। वो अपनी पढ़ाई की मिसाल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत आराम से ला क्लास पास की। वो ना तो कभी वक्त पर कॉलेज गए और ना ही उन्होंने घर पर सही तरीके से पढ़ाई की। ये सिर्फ मजाक है, मजाक कर रहे हो कि इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। और कॉलेज में भी उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, हाजिरी भी उनकी कोई और लगाता था और लेक्चरर उन्होंने कभी अटेंड नहीं किए। पढ़ाई इस सबक में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मज़ाही अंदाज में तालिब इल्मों को समझाना चाह रहे हैं कि इम्तिहान को बोझ की तरह ना लेकर खुशी खुशी कबूल करें और एग्ज़ाम को पूरी आसानी से दें। उसके लिए क्या करना होगा आपको? इम्तिहान को क्या आपको इम्तिहान आसान लगे, इसके लिए आपको यह करना होगा बच्चों कि आपको पूरे साल तैयारी करनी होगी, पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। जब आप पढ़ाई करोगे पूरे साल, हर टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, पूरी आपकी तैयारी कंप्लीट रहेगी, तब आप इम्तिहान को आसानी से दे सकोगे। अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है 10वां सवाल नंबर 10। इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की सवाने उम्री लिखिए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की सवाने उम्री लिखिए। सवाने उम्री की हम बात करें तो आपकी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात हमने नोट किए हैं यहाँ पर, जो शुरुआत में आपने देखे भी थे पहले वीडियो के अंदर। ये इस सबक का तीसरा वीडियो है बच्चों, जिसके अंदर हम मश्की सवालात हल कर रहे हैं, सवालात की मश्क हो रही है। इसमें 10वें सवाल का जवाब है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1884 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1884 में। आपके वालिदैन शाह आलम सानी के, वालिदैन से मतलब मुराद है यहाँ पर आगे अजदाद आपके शाह आलम सानी के वक्त में तुर्किस्तान से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। और आपकी शुरुआती तालीम के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी तालीम शुरुआती घर पर ही हुई। इसके बाद मिशन कॉलेज में आपका दाखिला करा दिया गया, जो दिल्ली में वाक़ था कॉलेज। उसी कॉलेज के अंदर आपके तालीमात हासिल करी। आपने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने के साथ ही आपने वहीं से BA की डिग्री हासिल की। इसी दौरान, तालीम के दौरान दिल्ली कॉलेज के अंदर ही आपकी मुलाकात डिप्टी नज़ीर अहमद साहब से हुई, जिनकी शख्सियत से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और आपके दिमाग पर इस चीज़ का असर हुआ कि मुझे भी कौम की सलाह के लिए, कौम की इस्लाह के लिए, माशरे की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो फिर आपने अपनी मजमून निगारी शुरू की। और मजमून निगारी का शौक़ उनको कहाँ से चढ़ा? तो मजमून निगारी का शौक़ चढ़ा कि जब आप अपनी तालीम पूरी करके हैदराबाद, किस लिए गए थे हैदराबाद? मुलाजिमत के सिलसिले में। आप अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में हैदराबाद गए। वहाँ पर कोर्ट में आप मुलाजिमत शुरू किया आपने।
वहाँ पर आपकी मुलाकात बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब से हुई, जिनके सोहबत से आप में मजमून निगारी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब आपसे कहाँ मिले थे? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में आप मुलाजिमत के लिए गए थे, तो आपको मजमून निगारी का ज़ौक़ और शौक़ बाबा उर्दू की सोहबत से हुआ। आपने बहुत बड़े मशहूर मज़ामीन तहरीर किए थे। आपका शुमार तंज़ो मज़ाह के कलमकारों में होता है। आप सफ़े अव्वल में थे तंज़ो मज़ाह के कलमकारों के अंदर। दिल्ली की टकसाली ज़ुबान और मुहावरात में आपको उबूर हासिल था। बिल्कुल आप खुसूसियात आपकी ये थी कि दिल्ली की टकसाली ज़ुबान इस तरह से बोलते थे, रवानगी से बोलते थे कि जिसका कोई सानी ना हो। मुहावरे वाली ज़ुबान पर आपका पूरा कमाल था, आपको कमाल हासिल था। आपकी मशहूर तसानीफ़ के बारे में हम बात करते हैं। हमने सवाने उम्री में इनकी पूरी चीज़ें ले ली हैं आगे तक की, कि मशहूर तसानीफ़ में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़ुबानी, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, ये इनकी मशहूर तसानीफ़ इसके अंदर शामिल की है मैंने। फूल वालों की सैर और आपके मज़ामीन बाउनवाने मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हुए थे। और फिर 1947 ईस्वी के अंदर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ। ये थी बच्चों आपकी ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तसर मालूमात। अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 11, और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबक इम्तिहान की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों का मतलब लिखकर उन्हें अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल कीजिए। आपने जो सबक पढ़ा दूसरे वीडियो के अंदर, उसके अंदर कई मुहावरात आपके सामने आए हैं, मुहावरे आए हैं। उन मुहावरों को आपको निकालना है, नोट करना है, और उसके माने अपनी किताब के, अपनी नोटबुक के अंदर आपको लिखने हैं। कुछ मुहावरे मैंने यहाँ पर कॉपी किए हैं कि पहला मुहावरा है हवास पर्रा होना। हवास पर्रा यानी होश उड़ना, मदहोश हो जाना, एकदम से कुछ ऐसी चीज़ होना कि जिसको देखते ही हम अपना होश खो बैठना। इम्तिहान में पर्चा देखकर हमारे हवास पर्रा हो गए। इम्तिहान में जब आपके सामने पर्चा आएगा तब आपके हवास पर्रा हो जाएंगे। हवास पर्रा कब होंगे आपके? जब आपने इम्तिहान की तैयारी ना की हो। ऐसा पर्चा आ जाए कि जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, जिसकी आपकी तैयारी नहीं हो, या फिर बहुत मुश्किल पर्चा आ जाए तो उसको देखकर आपके हवास पर्रा हो जाते हैं। दूसरे तरीके से इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम जंगल की सफारी पर गए तो वहाँ सामने शेर देखकर हमारे हवास पर्रा हो गए। शेर को सामने देखकर अच्छे अच्छे इंसानों के हवास पर्रा हो जाते हैं। फिर अब आते हैं हम हमारे दूसरे मुहावरे के ऊपर। दूसरा मुहावरा है हमारा हीले से टालना। हीले से टालना यानी बहाने से टालना। हीला यानी बहाना, कोई भी बहाना बनाकर किसी बात के लिए मना कर देना, टाल देना। इसको हम अपने लफ्ज़ में इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, जुमला इस तरह से बनेगा इसका, तो किताब नहीं देनी थी तो मैंने उसे हीले से टाल दिया। किसी ने मुझसे किसी बात के लिए इसरार किया, लेकिन मुझे उसका वो काम पूरा नहीं करना था, तो मैंने हीले से टाल दिया। मैंने कुछ ना कुछ बहाना बना लिया। तो जहाँ बहाना बनाने का इस्तेमाल होता है वहाँ हीले से बहाना बना के टालना या हीले से टालना। तीसरा मुहावरा है हमारा खलल डालना। खलल डालना यानी रुकावट पैदा करना, परेशानी डालना, खराबी पैदा करना, उस काम को रोक देना, ये सब आते हैं इसके मतलब में खलल डालना के अंदर। खलल डालना को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम जुमला बनाएंगे, शोर शराबा बच्चों की पढ़ाई में खलल डालता है। जब शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, कान फोड़ू शोर होता है, खूब उधमधाड़ होता है, उस जगह के ऊपर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपकी पढ़ाई के अंदर खलल आ जाता है। तो शोर शराबा क्या करता है? आपकी पढ़ाई में खलल डालता है। यह था इस मुहावरे का इस्तेमाल। अब एक और मुहावरा आया है आपकी किताब से निकलकर, सिक्का बैठाना। सिक्का बैठाना। अब सिक्का कैसे बैठेगा? तो रौब कायम करना, हुकूमत जमाना, पावर जमाना, अपना रुआब जमाना, ये सिक्का कायम करने से मुराद है। इसको हम जुमले में इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? इसकी पूरी लाइन बनेगी कि अच्छे काम करके लोगों पर सिक्का बिठाया जा सकता है। लोगों पर आप अपना रुआब कब बिठा सकते हो? कि जब आप अच्छे काम करो, बहबूदियत के काम करो, लोगों को कामयाबी के काम बताओ, कामयाबी होकर दिखाओ, तो अब आप लोगों के ऊपर अपना रोब कायम कर सकते हो, सिक्का जमा सकते हो। इसके अलावा एक और है कि आप क्लास के अंदर अपनी क्लास में बैठते हो, तो आप अपनी पूरी क्लास में सिक्का कैसे जमाओगे? जब आप सारे काम अपने वक्त पर करोगे, इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होगे, बिल्कुल
सही तरीके से क्लास के अंदर रहोगे तो आप क्लास के अंदर सिक्का जमा सकते हो। अगला हमारा मुहावरा है कान कतरना। कान कतरना ये क्या है? कान कतरना मतलब है बातों से परेशान करना, बार बार परेशान करना, बुलाना किसी चीज़ के लिए। अब इसको इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि असलम बड़ा होकर बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। फरहतुल्लाह बेग के वालिद इसलिए खुश थे कि उनके बेटे को कानून का शौक चढ़ गया। अब ये बड़ा होकर बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। तो ये थे बच्चों हमारी निसाबी किताब के मुहावरे और उनका जुमलों में इस्तेमाल, उनके माने और उनका जुमलों में इस्तेमाल। अब आते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। दरसी किताब का हमारा अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तर्ज तहरीर की खूबियाँ बयान कीजिए, खूबियाँ तहरीर कीजिए। ये सवाल मैंने आपको दूसरे वीडियो के आखिर के अंदर नोट करने के लिए भी दिया था, जिसको आपने नोट किया होगा। अब मैं यहाँ उनकी तर्ज तहरीर की खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, जिसको आप अपनी लिखी हुई खूबियों से मिलान कर लीजिए और कहीं कोई गलती हो तो उसको सुधार लीजिए। इस सवाल का जवाब है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का शुमार उर्दू के तंज़ो मज़ाह निगारों की सफ़े अव्वल में होता है। आपका शुमार उर्दू अदब के तंज़ो मज़ाह निगारों के अंदर सफ़े अव्वल में होता है। आपके तंज़ और मिज़ाह के जो तसनीफ़ है वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही मज़ा देने वाली होती थी। आपको दिल्ली की टकसाली ज़ुबान पर उबूर हासिल था। आप पूरी कामिल तरीके से आप टकसाली ज़ुबान पर जमाव रखते थे अपना और उसको सही ढंग से बोलते थे, दिल्ली की टकसाली ज़ुबान को। इसके अलावा आप आम फहम ज़ुबान में कलाम करते थे, बिल्कुल आम फहम आपकी ज़ुबान होती थी। टकसाली ज़ुबान वही आम फहम ज़ुबान है जो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में चलती थी। रोज़मर्रा अल्फाज और मुहावरात का बहुत ही खूबसूरती से आप इस्तेमाल करते थे। आपके जो कलाम होते हैं, आपकी जो तसनीफ़ होती है, उसके अंदर रोज़मर्रा के अल्फाज का खूब कसरत से आप इस्तेमाल करते थे। आसान ज़बान में आप बात करते थे। आपने उर्दू को मुश्किल नहीं, आपने उर्दू को आसान बनाया है कि हर कोई उसको पढ़ ले और हर कोई उसको समझ सके। तो मुहावरों का और रोज़मर्रा अल्फाज का आप खूबसूरती से इस्तेमाल करते थे। आपकी तसानीफ़ में मिलता है शोखी और ज़राफ़त, शगुफ्ता बयानी, ज़ुबान की रवानी, बेसाख्तगी आपकी तहरीर की जान है। जो हमने सबक में इनके बारे में बात भी की थी कि शोखी आपके कलाम में मिलती है, ज़राफ़त हंसी मजाक मिलता है, खूब आपको हंसते हंसते बात समझ में आ जाएगी। शगुफ्ता बयानी, सादगी, बेसाख्तगी आपकी तहरीरों की जान है। तंज़ की लताफत और मज़ा की हलावत आपकी पहचान है, जो आपके कलाम को बाअसर और दूसरों के कलाम से जुदा बनाती है। आपका कलाम जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही आपको लुत्फ़ होगा। तो ये थी बच्चों हमारे हमारे निसाबी किताब के सबक इम्तिहान की तैयारी के मश्की सवालात जो पूरे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सवालात को अपनी नोटबुक में नोट करना है। इनके जवाब सर जितने भी हमने अभी करे हैं सब के आप जवाब अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, उनको पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए और इम्तिहान की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि जब आपका इम्तिहान होगा आप इनका जवाब जो आपको याद है, जो आपने समझे हैं, उनको आसानी से आप लिख दें। अब हम इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा।